हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गुप्त काल तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्राचीन इतिहास के ये वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, तो आप लोग पहले उनको ज़रूर देख लें। और क्योंकि हम लोग क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि जब एक साथ आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे ये हम जानते हैं। तो आप जिस दिन भी हम लोग वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, आप लोग उसी दिन उसको कंप्लीट कर लिया करिए, पूरा देख लिया करिए, जिससे कि साथ साथ आपका तैयार होता रहेगा। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष ये गुप्त काल के बाद का टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें और भी टॉपिक हम लोग गुप्तोत्तर में देखने वाले हैं, लेकिन आज ये हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष देख लेते हैं। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब ये है तीन पक्षों का संघर्ष। इसमें कौन कौन से वंश आते हैं? देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आप लोग पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से हमेशा प्रश्न बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज हो गया। आप लोग जानते हैं कि मौर्य काल तक, और गुप्त काल में पाटलिपुत्र ही जो है मुख्य रहा है, यानी कि शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु रहा है। और इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि जो है इसके स्थान पर कन्नौज जो है राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु बनता हुआ दिखाई देता है। और ये आज वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मगध क्षेत्र जो है आकर्षण का केंद्र बन जाता है बाद में। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के तीनों कोनों में तीन शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के तीन कोनों में तीन शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूरब में पाल, पश्चिम में उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। तो ये तीनों याद रखना है। देखिए, कहाँ कहाँ भारत के तीन कोनों में तीन शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। दक्षिण में कौन थे? राष्ट्रकूट थे, ठीक है। पूरब में पाल थे, पश्चिम तथा उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और इनकी दिशाएं भी देख लीजिएगा, ठीक है। कन्नौज पर अधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो जो है कन्नौज पर अधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस काल में कन्नौज के आसपास उत्तर भारतीय क्षेत्र को मध्य क्षेत्र कहा जाता है, मध्य प्रदेश कहा जाता था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रतिहार नरेश वत्सराज ने प्रारंभ किया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसने इस संघर्ष को प्रारंभ किया था? तो वत्सराज ने प्रारंभ किया था। ये कौन था? प्रतिहार थे। तो प्रतिहार वंश के वत्सराज ने प्रारंभ किया था। ये भी आप एक क्वेश्चन मानकर चलिए, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो इसलिए याद रखिए, ठीक है। वत्सराज ने कन्नौज के आयुध शासक इंद्रायुध में युद्ध में पराजित करके उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार प्रारंभ किया। और प्रतिहार जो है गंगा यमुना के संगम तक पहुंच गए थे और पालों का प्रभाव प्रयाग तक बढ़ गया था। तो पालों का प्रभाव कहाँ तक बढ़ गया था? प्रयाग तक बढ़ गया था। तो ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए याद रखिएगा क्रम से पूरी तरीके से। अब देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के महत्वपूर्ण सारे पॉइंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, पूरा स्किप नहीं करना है। देखिए, राजनीति इसकी राष्ट्रकूट वंश को देखते हैं। राष्ट्रकूट जो है बादामी के चालुक्यों के सामंत शासक थे। क्या थे ये? राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत शासक थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है दंती दुर्ग था। तो ये भी याद रखना है, कौन था संस्थापक? कौन था राष्ट्रकूट वंश का? दंती दुर्ग। तो ये भी बन जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। जिसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित कर दक्कन का अधिकांश भाग उससे छीन लिया। और दंती दुर्ग ने नासिक को राजधानी बनाया। बाद में राजधानी मान्यखेत स्थानांतरित हुई। तो राजधानी भी पूछ ली जाती, किसको राजधानी बनाया? नासिक को बनाया, फिर बाद में मान्यखेत स्थानांतरित हो गई थी। तत्पश्चात उसका राजा कृष्ण प्रथम उत्तराधिकारी बना। देखिए, कृष्ण प्रथम
का नाम बहुत उल्लेखनीय है। कृष्ण प्रथम कौन था? राष्ट्रकूट शासक था। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कृष्ण प्रथम कौन था, तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे। और जिसने बादामी के चालुक्यों की शक्ति पर अंतिम प्रहार किया था। कृष्ण प्रथम का जो पुत्र था गोविंद द्वितीय को उसके भाई ध्रुव ने गद्दी से हटाकर स्वयं शासन किया। अब ध्रुव, तो आप क्रम याद रखिए, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, फिर गोविंद द्वितीय, और देखिए गोविंद द्वितीय के बाद जो गोविंद द्वितीय को उसके भाई ध्रुव ने गद्दी से हटाकर स्वयं शासन किया। तो ध्रुव कौन थे? राष्ट्रकूट शासक। प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने जो उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। तो इसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, तो किसने हिस्सा लिया था? ध्रुव ने हिस्सा लिया था। तो उधर वत्सराज ने प्रतिहार में किसने लिया था? वत्सराज ने। राष्ट्रकूट में ध्रुव ने लिया था। तो तथा प्रतिहार राजा वत्सराज तथा पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया। तो किस किस को पराजित किया? तो किसने पराजित किया, ये चीज़ याद रखना है। तो इसने क्या किया था? जो ध्रुव था उसने त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया और प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया। तो किसने जीता? किसने जीता? ध्रुव ने। ये कौन था? राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, इसने हराया किसे? वत्सराज को और धर्मपाल को। इसने किस किस को हराया था? वत्सराज और धर्मपाल को। ठीक है, गोविंद तृतीय ध्रुव का उत्तराधिकारी बना था, उसने प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय से मालवा छीन लिया। गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी अमोघवर्ष जैन धर्म का संरक्षक था। तो ये अमोघवर्ष कौन था? जैन धर्म का संरक्षक। फिर कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। राष्ट्रकूट जो कृष्ण तृतीय है वो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। वह अकाल वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो अकाल वर्ष के नाम से कौन जाना जाता है? कृष्ण तृतीय। ठीक है, और उसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को हराकर रामेश्वरम पर अधिकार किया था। तो ये सारी लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको कोई छोड़ नहीं सकते, इसलिए बस याद रखिए आप लोग किसने किसको हराया। तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम महान शासक था। वह अकाल वर्ष के नाम से जाना जाता है। उसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को हराकर रामेश्वरम पर अधिकार किया था। तो तक्कोलम के युद्ध में किसने मतलब हिस्सा लिया था? कृष्ण तृतीय। ठीक है, और किसको हराया था? परांतक प्रथम को हराया था। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष की पुत्री चंद्र वल्लभी ने कुछ समय के लिए रायचूर द्वार पर शासन किया था। उपलब्धियां: अमोघवर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक शाक्तायन आदि को प्रश्रय दिया था। अमोघवर्ष ने उसने स्वयं कन्नड़ काव्य शास्त्र कविराज मार्ग की रचना की थी। तो कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। अमोघवर्ष के बाद जो है कृष्ण द्वितीय उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने जैन आचार्य गुणचंद्र को अपना गुरु बनाया। इंद्र तृतीय जो है कृष्ण द्वितीय के बाद कृष्ण द्वितीय के बाद शासक बना। इसी के काल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। तो कृष्ण तृतीय ने कन्नड़ भाषा के विद्वान शांति पुराण के रचनाकार पोम को संरक्षण दिया। उसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर एवं गंडमार्तंड्यादित्य मंदिर बनवाया। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। तो कर्क द्वितीय कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर से देखिए तो कौन किसके बाद शासक बना, ये पूरा क्रम आपको याद रखना है बस। और बहुत ज़्यादा यही याद रखना कौन किस वंश का शासक था, कौन किससे किसके युद्ध हुए, ये चीज़ याद रखना है। राष्ट्रकूटों की राजभाषा क्या थी? कन्नड़ थी। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो राष्ट्रकूटों की राजभाषा कन्नड़ थी। एलोरा की पहाड़ियों में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने, ये इंपॉर्टेंट है, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने तथा दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो एलोरा की पहाड़ियों में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने और दशावतार मंदिर का निर्माण जो है दंती दुर्ग ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पाल वंश। देखिए पाल वंश जो है, तो पाल वंश से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए याद रखिए। पाल वंश के संस्थापक का नाम याद रखना है। तो राजनीति, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल, ये याद रखना है। ठीक है, गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? धर्मपाल। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं।
तो गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ, जिसे राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था। मैंने बताया कि ध्रुव ने किस किस को पराजित किया था, तो प्रतिहार राजा वत्सराज को और धर्मपाल दोनों को पराजित किया था। ये राष्ट्रकूट राजा थे। तो राष्ट्रकूट वंश याद रखिए, उसके शासकों का क्रम याद रखिए, फिर इधर पाल वंश के शासकों का क्रम भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्रम ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्रम से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जिसकी राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया, और परंतु ध्रुव के वापस लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि को जीत लिया। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के निकट धर्मपाल को पराजित किया। पाल और प्रतिहार राजाओं के बीच बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नियंत्रण के लिए बराबर संघर्ष हुए। धर्मपाल का पुत्र जो है देवपाल प्रतापी शासक था, वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। नवे राजा महिपाल प्रथम के काल में चोल शासक गजेंद्र प्रथम ने 1023 ईस्वी में बंगाल को जीता था। 12वीं सदी के मध्य में सेन शासकों ने पाल राजाओं से बंगाल छीन लिया। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आप याद रखिए, क्रम से बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में ही। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ेंगे तो सब छूट जाएगा, है ना। उपलब्धियां देखते हैं। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक एक अरब यात्री ने भारत की यात्रा की। उसने पाल साम्राज्य को क्या कहा है, रुहिमा कहा है। किसने कहा है, सुलेमान ने। पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है, धर्म या धर्मपाल का संक्षिप्त कहा है। तिब्बती इतिवृत्तियों के अनुसार पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाल शासक क्या थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने पुनर्जीवित किया था। तो ये भी याद रखना है, जो नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने पुनर्जीवित किया था, और उसके खर्च के लिए 200 गांव का अनुदान भी दिया था धर्मपाल ने, ये याद रखना है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, उसने की। और पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल। अब प्रसिद्ध बौद्ध जो है विद्वान संरक्षित तथा सतरंक्षित तथा दीपांकर तिब्बत गए थे। पाल शासकों का दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। शैलेंद्र वंश बौद्ध अनुयायी थे। शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव ने पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की अनुमति मांगी तथा पाल नरेश देवपाल से इस मठ की सहायता हेतु 5 गांवों का अनुदान भी मांगा। देवपाल ने इसे स्वीकार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है सारी, इसको याद रखिए। देखिए, जो शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव ने पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की अनुमति मांगी थी, और पाल नरेश देवपाल से इस मठ की सहायता हेतु 5 गांव के अनुदान भी मांगा, और देवपाल ने इसे स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो 5 गांव का अनुदान किसने दिया था, देवपाल ने। पाल वंश के शासक थे। पाल शासक कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। उन्होंने धीमन तथा बिट्टपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। तो पाल शासक कला और वास्तुकला के प्रेमी थे, तो धीमन और बिट्टपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण किसने दिया था, पाल वंश के शासकों ने। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिहार वंश, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रतिहार जो है राजनीति। प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति गुजरात या दक्षिण पूर्वी राजस्थान से हुई थी। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहारों के अभिलेख उनका मूल भगवान राम के भाई लक्ष्मण से जोड़ते हैं। सिंध की ओर से राजस्थान पर होने वाले अरब शासकों के आक्रमण को नागभट्ट प्रथम द्वारा रोकने के कारण उनकी ख्याति में वृद्धि हुई। 738 ईस्वी में गुजरात के चालुक्यों द्वारा अरबों की पराजय हुई। वत्सराज इस वंश का प्रथम शासक था। वत्सराज इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने सम्राट की पदवी धारण की, और इसने उत्तर भारत के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। किसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था, वत्सराज के टाइम में। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को विजित कर अपनी राजधानी बनाया, परंतु राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। तो इनमें सब में आपस में संघर्ष चलता रहा। बस आपको सारे ये तीनों वंश याद रखना है, उनके शासक याद रखना है, किसका किससे संघर्ष हुआ याद रखना है। संभवतः मालवा तथा गुजरात पर प्रभुत्व रखना ही राष्ट्रकूटों का वास्तविक उद्देश्य था। प्रतिहार वंश और साम्राज्य का वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ राजा मिहिर भोज था। तो ये प्रतिहार वंश और साम्राज्य का वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ राजा मिहिर भोज था। कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी थी। ठीक है, भोज पाल शासक धर्मपाल से पराजित हुआ। जो भोज है पाल शासक धर्मपाल से पराजित हुआ था, जो मिहिर भोज।
उनके शासनकाल में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और महेंद्र पाल प्रथम का कश्मीरी राजा के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन जो पाल शासक थे पराजित हुए। अन्य उपलब्धियों में अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहार शासकों के पास सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे, तो ये याद रखना है। ठीक है। बहुत जो था विष्णु का पुजारी था और आदिवारा की उपाधि धारण की थी। जो मिहिर भोज था तो उसने क्या की थी, किसकी उपाधि धारण की थी, आदिवारा की। तो बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 916 में गुजरात आया था और उसने गुर्जर प्रतिहार को अल गुजर तथा राजा को बौरा कहकर पुकारा है, ये याद रखना है। राजा को अल बौरा किसने कहा है, अल मसूदी ने कहा है। ठीक है। और जो आदिवारा का अशुद्ध उच्चारण है। ठीक है। महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। तो ये राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, महेंद्र पाल के। प्रतिहार, इसमें ये पूछ लिया जाता कौन सा नाटककार या कवि किसके दरबार में रहता था, तो ये भी याद रखिए, राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार सिंध के अरबी शासकों के विरुद्ध शत्रुता के लिए विख्यात थे। प्रशासन, प्रतिहार साम्राज्य भुक्ति तथा मंडल या विषय में विभक्त था। मुक्ति के प्रधान उपरिक और विषय के प्रधान विषयपति कहलाते थे। माद, गवुंड या देश ग्रामकूट वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे। इस काल में व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ था। तो ये गुप्त काल के बाद का टाइम है, तो यहाँ ह्रास ही हमें देखने को मिलता है, विकेंद्रीकरण की स्थिति देखने को मिलती है। अब कुछ कवि हैं इस टाइम के ही, गुप्तोत्तर काल के ही, तो वो देख लेते हैं। रचनाकार हैं, उनकी कृतियाँ हैं। देखिए, पद्म गुप्त की जो कृति है वो है नव सहसांक चरित, विलहड़ की है विक्रमांक देव चरित, कलहड़ की है राज तरंगड़ी, हेमचंद्र की है कुमार पाल चरित, नैचंद सूरी की है हमीर काव्य, जैनक की है पृथ्वीराज विजय, वाकपति मुंज की है गौड़ वहो, संध्याकर नंदी की है रामपाल चरित और क्षेमेंद्र की है बृहत कथा मंजरी। तो इनको आप अच्छे से दोबारा से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से मिलान करने के लिए भी पूछ लिया जाता है या एक सिंगल में भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। शासकों का क्रम याद रखिए, बहुत ही शॉर्ट में है लेकिन ज़रूरी फैक्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने जो फ्रेंड सर्किल में है उनके साथ भी आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।